शक्ति उपासना का पर्व आज से प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं रंजन दास और आप मेरा यूट्यूब चैनल ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। दरअसल शक्ति उपासना का यह पर्व जो 9 दिनों तक मनाया जाता है, आज से इसकी शुरुआत हो चुकी है और हमारे चैनल में हम इन 9 दिनों तक ऐसे महिला शक्तियों को, ऐसे महिला शख्सियत को उससे आपसे रूबरू कराएंगे जो किसी न किसी क्षेत्र में उनका संघर्ष वाकई एक मिसाल रही है। बात करने के लिए नीना रावतिया उदय जी है जो जिला पंचायत सदस्य है। दरअसल नीना जी से परिचय कराने का मुखातिब आपसे रूबरू कराने का मेरा उद्देश्य ये था कि नक्सल ग्रस्त इलाकों में जो महिलाओं की राजनीति, उनका नेतृत्व जो होता है वो कितना संघर्षशील होता है और उनकी जिजीविषा, उनकी मिसाल आखिर क्यों दी जानी चाहिए, पहले नीना जी से ही हम पहले जानते हैं। नीना जी, पहले तो आपका स्वागत है। सबसे पहले आपके यूट्यूब चैनल को धन्यवाद। और आज बुराई पर अच्छाई की जीत, माता दुर्गा की स्थापना दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं नीना रावतिया, जिला पंचायत सदस्य। आज जैसे महिलाओं के बारे में कहा जाता है तो इस क्षेत्र में लड़ना आसान नहीं है, लोगों के बीच रहना आसान नहीं है। फिर भी हम संघर्ष करते हैं कि मैं जब बड़ी हुई तो मैंने देखा कि महिलाएं आके रोड में खड़ी रहती थी, कहीं तहसील ऑफिस में, कहीं एसडीएम ऑफिस में भटकते रहती थी। तो मैंने उनका संघर्ष देखा। संघर्ष देखने के बाद मुझे लगा कि मैं उनके लिए लड़ूं और उसके बाद मेरा संघर्ष चालू हुआ। उसके बाद मैंने जनपद से चुनाव से लेके जिला पंचायत चुनाव तक लड़ा और मैंने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा हमेशा लड़ा। अभी कुछ दिन पहले आप देख ही रहे थे कि जो हमारे आदिवासी हैं, आज एनएमडीसी को बन के कितने साल हो गया, उसके बावजूद भी लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, हॉस्पिटल के लिए तरस रहे हैं, इवन जितनी भी मूलभूत सुविधाएं है उसके लिए तरस रहे हैं, इवन रोड तक नहीं है। तो बड़ा दुखद बात है कि हम आदिवासी, मैं खुद आदिवासी हूँ तो मैं आदिवासी की वेदना को समझती हूँ और जो खास करके महिलाओं की। और महिलाएं यहाँ तक आ रही है कि मुझे हमें पानी चाहिए तो बड़ा दुख लगता है और उस चीज को लेके मैं लड़ रही हूँ। और खास करके आज महिलाओं पर जो अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार से परेशान है महिलाएं, तो सबको आवाज उठाने का काम मैं करती हूँ। जितना हो सके महिलाओं का सहयोग कर रही हूँ। आपसे एक सवाल है कि आपने, या चूंकि बस्तर का बीजापुर इलाका काफी संवेदनशील रहा है और अभी भी है, आपने राजनीति की राह क्यों चुनी जब यहाँ डर और दहशत का माहौल था? मैं राजनीति का इसलिए चुना मैंने कि सबसे बड़ी बात है कि डर और दहशत तो रहता है, मौत तो ऊपर वाले के हाथ में लिखा होता है। अब जब मरना है तो ऊपर वाले की मर्जी होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है कि इस क्षेत्र में खास करके आदिवासियों को तो कुछ भी मालूम नहीं था। जब मैं राजनीति में आई आज से 25 साल पहले, मतलब मैं जनप्रतिनिधि के रूप में आई, उससे पहले भी थी, लेकिन जब जनप्रतिनिधि के रूप में आई और प्रेस में भी मैंने काम किया तो लोगों की वेदनाओं को समझा। लोग परेशान थे और डर और भय के बीच में मैंने राजनीति किया, लेकिन मैं कभी किसी से नहीं डरी क्योंकि जो मेरी मम्मी थी वो टीचर थी। और आपको मैं बताना चाहूंगी, पापा फॉरेस्ट में थे, तो हम यहाँ से फरसेगढ़ से लेके महाराष्ट्र बॉर्डर तक रहे, तो जंगल में ही रहे शुरू से, तो डर नहीं लगता है। डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि लोगों का जब परेशानी को देखते हैं तो उनके लिए लड़ने की इच्छा होती है। और लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज का जो कल्चर है और कल का कल्चर, आज का कल्चर और कल के कल्चर में देखा जाए तो बहुत अंतर है। जब मैं छोटी थी तो स्कूल नहीं था, तो स्कूल के लिए मैंने लड़ा ताकि हमारे जो आदिवासी है वो शिक्षित हो। मैंने पानी के लिए लड़ा। आप देखते ही होंगे कि 15 साल से मैं जिला पंचायत सदस्य तोयनार क्षेत्र में थी, अभी इधर हूँ, नेमर क्षेत्र में हूँ। तो उस क्षेत्र में मैंने रोड, हॉस्पिटल एवं पानी की सुविधा, मतलब जितना हो सके मैंने पूरा प्रयास किया कि महिलाओं को सुविधा हो। क्योंकि ये जो महिलाएं हैं, हमारी आदिवासी महिलाएं, इनको कुछ भी नहीं मालूम था कि किससे मिलना है, किसके पास जाए तो हमें पानी मिलेगा। लेकिन वो इतना परेशान रहती थी कि नीना दीदी इसको करना है। तो मेरा एक सोच है कि हर एक आदमी अगर नौकरी करेगा तो लोगों का विकास कैसे होगा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे होगा। और विकास नहीं होगा तो आप जानते हैं कि अभी आप लोग देख रहे थे कि लाल पानी को लेके जो आंदोलन चल रहा था, उसमें महिलाएं दौड़ दौड़ के मांग रही थी कि हमको पानी पीने का साफ चाहिए।
बड़ा दुख लगता है कि बस्तर जैसे क्षेत्र में जो खनिज संपदा से भरा हुआ है, उस क्षेत्र में एक स्कूल नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, और सबसे बड़ी बात है कि पीने का पानी नहीं है। ये तो दुखद बात है ना। आज आप जितने भी नौकरी मिल रही है बाहर के लोगों को, यहाँ के लोगों को जिसका सब चीजें संपत्ति है उसको कुछ नहीं मिल रहा है। ये दुखद बात है। आज हम सबसे बड़ी बात है कि कुछ दिन पहले हम लोगों ने रेत के लिए भी आंदोलन किया था। रेत जो बाहर जा रहा है, एक है ठेकेदार बाहर भेज रहे, लेकिन हमारे यहाँ जो जिला प्रशासन में बैठे लोग, जब कोई एक ट्रैक्टर रेत लाता है या ईटा लाता है तो उनके ऊपर जुर्माना लगाते हैं। वो भी फीट पास चाहिए, ये चाहिए। जब इतना लाखों की संपत्ति हमारा बाहर जा रहा है, एक आदिवासी लाता है तो उसको आप 25 से 30 हजार रुपया लेते हो। ये बड़ा दुखद बात है। तो ये सब चीजों के लिए हमको लड़ना है, क्योंकि हमारा संपत्ति अगर हमारे आदिवासी यूज करते हैं तो उनको मिलना चाहिए, मेरी सोच है। आज जैसे फॉरेस्ट के लोग हैं, आप अभी कुछ दिन पहले मैंने देखा कि रेत डंप करने के लिए आप शासकीय भूमि दे रहे हो, कुछ काम करने के लिए शासकीय भूमि दे रहे हो। यदि एक हमारा एक आदिवासी किसान धान लगाता है या घर बनाता है तो उसे तोड़ दिया जाता है। ये बड़ा दुखद बात है। कुछ दिन पहले आप लोग देखे होंगे कि गंगालूर में सोमलू नाम का एक व्यक्ति था जो घर बना रहा था, तो उसका घर को जेसीबी ले जाके तोड़ दिया गया। वो आदिवासी है। एक आदिवासी को घर बनाने का भी अधिकार नहीं है, और आपको ये अधिकार है कि उनकी संपत्ति को ले जाके बाहर बेचने का। जापान में आप जिसकी संपत्ति है उसको कुछ तो फायदा होना चाहिए ना, वो फायदा नहीं होता है। तो मेरा सोच है कि मैं आदिवासी होने के नाते मैं उनके लिए लड़ूं, और मेरा सोच है कि जितनी महिलाएं हैं जो आने वाली पीढ़ी, उनसे भी मैं चाहती हूँ कि वो भी अपने लोगों के लिए लड़े, और खास करके बस्तर के लिए लड़े। चीज पढ़ती थी कि जंगल, पहाड़, नदी, नाले, जैसे यमुना तट पर बैठ कन्हैया, ये वाली बातें हम लोग बोलते थे। लेकिन आज ये हो गया कि गंदे पानी के ऊपर बैठ कन्हैया, ये वाले शब्द आ रही है, क्योंकि पानी को आप दूषित कर रहे हो कारखाना खोल के। आज हमारे जो आदिवासी हैं लाल पानी पी रहे हैं। लाल पानी के साथ, जबकि उसको डैम बनाना चाहिए और साफ करके नीचे छोड़ना चाहिए, लेकिन ये समझ है उनका। जबकि हमारे आदिवासी भी तो इंसान है, मैं भी तो इंसान हूँ ना। जब ये पानी आता है तो हम उसको पिएंगे ना, है तो गंदा पानी को पिएंगे तो जानवर तो मरेंगे, धान भी नहीं होगा, फसल भी नहीं होगा। तो ये सब चीजें हैं, इस चीजों को लेके मैं लड़ती हूँ। पहले का मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये गुमरा उमरा है आपका। अभी मैं जाती हूँ संतोषपुर है, आज देखती हूँ कि वहां से लाने के लिए रोड नहीं है। किसी महिला का अगर डिलीवरी होने का टाइम आ जाता है तो लाने के लिए रोड नहीं है। तो ऐसे कई परेशानियां हैं, वो परेशानियों के लिए हम लड़ रहे हैं, रोड की लड़ाई लड़ रहे हैं, ताकि रोड की लड़ाई लड़ के उन लोगों को फायदा। अच्छा, ये तो अपने मुद्दे जो आपकी लड़ाई है वो बता रहे थे, लेकिन एक सवाल ये भी है कि राजनीति में जिस तरह से महिलाओं की भागीदारी है, नारी शक्ति का उपासना का पर्व भी अभी चल रहा है, नवरात्रि। क्या वास्तव में नारी शक्ति का सम्मान राजनीति यानी पार्टी में मिलता है? उतना वो झलकता है भाव? मिलता है, अगर आप संघर्ष करेंगे तो। आज मैं लगातार, जैसे आपको पता ही होगा कि मैं 4 बार जिला पंचायत चुनाव लड़के जीत रही हूँ। लोगों का सम्मान, लोगों का प्यार, लोग जो मुझसे प्यार करते हैं, और ऊपर से भी सभी लोगों का आशीर्वाद है, बड़े नेताओं का भी आशीर्वाद है, और सम्मान मिलता है। हाँ, कहीं हमसे चूक तो हो रहा है कि ऊपर लेवल पे आदिवासी क्षेत्र से लोगों को आगे बढ़ाने का हम कोशिश कर रहे हैं कि वो भी जाए, ताकि हमारा क्षेत्र का विकास हो। क्योंकि जो महिलाएं होती है, आपको भी पता है कि बच्चों को संभालती है, घर को संभालती है, घर के बाद बाहर का नेतृत्व करती है, और लोगों का नेतृत्व करती है। मतलब बड़ी जिम्मेदारी होती है, उस जिम्मेदारी को पूरा करने का मतलब प्रयास करती है। तो इसमें हमारे जो नेता हैं उनका भी एक आशीर्वाद ही है, तभी हम इस जगह पर खड़े हैं। क्या स्तर के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी बढ़ती है, तो सबसे बड़ा बदलाव आप क्या देखेंगे आपके अनुभव से? अगर महिलाओं की भागीदारी बढ़ती है तो मेरे हिसाब से बहुत कुछ सुधर जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जो महिलाएं हैं वो घर की जिम्मेदारी तो समझती है, तो उनको सबसे पहले दुख तो तब लगेगा जब किसी डिलीवरी होती हुई महिला या किसी बच्चे को कुत्ता काट लिया, या अन्य प्रकार की जो समस्याएं हैं वो समस्याओं को खत्म करने के लिए हॉस्पिटल के पहले जिम्मेदारी, और ये शराबबंदी की जिम्मेदारी, बहुत सारी चीजें हैं जो महिलाएं उसको सुधारने का कोशिश करेगी। क्योंकि पुरुष खुद तक सीमित होता है, महिलाएं परिवार के साथ साथ महिलाओं के
किचन तक सम्मिलित होती है। तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं की जन भागीदारी बढ़ेगी तो क्षेत्र का भी विकास होगा और बस्तर का भी विकास होगा और देश का भी विकास होगा, प्रदेश का भी विकास होगा। नो डाउट कि आप एक तेज तर्रार नेता है, आपकी छवि एक अलग नेतृत्व के रूप में है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि जब पंचायत बॉडी के जब चुनाव होते हैं तो अक्सर महिला जब सरपंच बन जाती है या जनपद बन जाती है तो फिर भी पति प्रधान काम चलता है। ये एक वाजिब उदाहरण रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? हाँ, कुछ-कुछ जगह में सुनने को मिलता है, लेकिन मैंने अभी तक देखा नहीं है कि ऐसा होता है, क्योंकि मैंने जब भी पंचायत का जैसे ट्रेनिंग होता है या आप साथ में बैठते हैं, जिला पंचायत में बैठते हैं, तो महिलाएँ आती हैं और अपनी बातों को रखती हैं कि मैडम ये नहीं है, हमारे क्षेत्र में करवाना है। जिला पंचायत होने के नाते मैं उनकी माँगों को पूरा करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि अधिकारी तक पहुँचाऊँ या हमारे नेता तक पहुँचाऊँ, बड़े नेताओं तक। तो मैंने अभी तक ऐसा देखा नहीं। चलते चलते मेरा दो सवाल है आपसे। पहला सवाल ये, नया भारत न्यू इंडिया की बात चलती है, तो क्या वास्तव में राजनीति में महिलाओं की जो भागीदारी है, कंधे से कंधे बराबर वाली जो बात आती है, क्या वो हो चुकी है, एक समांतर स्थिति आ चुकी है? हाँ, कुछ-कुछ जगह तो देखने को मिलता है कि कंधे से कंधा मिला के चल रही हैं महिलाएँ और कुछ-कुछ जगह देखने को नहीं मिलता है। लेकिन फिर भी कोशिश यही करती हैं कि महिलाएँ कंधे से कंधे मिला के चलें, क्योंकि इनके ऊपर महिलाओं के ऊपर ज़िम्मेदारी ज़्यादा होती है, तो वो कुछ जगह नहीं जा पाती हैं और कुछ जगह पुरुष ही चले जाते हैं। तो लेकिन कोशिश यही रहता है कि सब लोग कंधे से कंधा मिला के चलें और होता हस्बैंड कितना सपोर्ट करते हैं? हस्बैंड सबके यहाँ तो नहीं कर पाते, लेकिन मेरे हस्बैंड के बारे में बताऊँ तो मेरे हस्बैंड तो पूरा-पूरा आपकी बच्ची भी है, कैसे मैनेज करते हैं? हम दोनों हैं और ख़ास करके बड़ी दीदी है, तो हम लोग उसकी नानी के यहाँ छोड़ के हम लोग चले जाते हैं। इन लोगों का अभी 2 दिन का रैली था, लगातार हम लोग चल रहे थे हिरोली से, तो मैं दीदी के यहाँ छोड़ देती थी और रात में आ जाती थी, अच्छा, तो बिटिया रह जाती है, तो उसका टेंशन नहीं है। एडजस्ट कर ले रही है। जी, एडजस्ट कर ले रही है। सबसे बड़ी ये एक्चुअली हर महिला नहीं कर पाती है, परेशान हो जाती है, लेकिन एक जुनून जो होता है, वो जुनून में यदि आप रहें तो आप हर काम संभव कर लेंगे, क्योंकि मैं सुबह उठ के सबसे पहले उसका नाश्ता से लेके दूध से लेके पूरा चीज़ तैयारी करके उसको छोड़ के आती हूँ। शक्ति उपासना का पर्व चल रहा है। अंतिम सवाल यही है कि बस्तर जैसे इलाके से महिलाओं को जो अपने आप को कभी किसी मुकाम पर नहीं पाती है और आप एक मुकाम तय कर चुके हैं, उस पे उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे नवरात्र पर? मैं जिस प्रकार से दुर्गा माता महिषासुर को खत्म करी, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप भी बुराई पर अच्छाई की लड़ाई लड़ें और यदि आप लड़ाई लड़ेंगी तो खास करके हम अभी अपना खुद का ना देखें, भविष्य का देखें, क्योंकि हमारी बच्चियों के साथ भी अन्याय नहीं होना चाहिए। जैसे बीच में सुनने में आता था कि बच्चियों के साथ अत्याचार हुआ है, उनके साथ कुकर्म हुआ है, तो ये ना हो, इसलिए मैं सभी महिलाओं से निवेदन करूँगी कि कभी-कभी आपको पता है कि पार्वती का रूप भी ज़रूरी है, वैसे ही दुर्गा का रूप भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप दुर्गा का रूप नहीं लेती हैं, तो आप बुराई पर विजय नहीं पा सकती आपकी हैं। बातों से एक अहम सवाल आ रहा था जिसमें मुझे लगा पूछना चाहिए। बस्तर में, खासकर दक्षिण बस्तर में दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा की बात करें, कई सारे प्रकरण आते हैं। महिलाओं की, बेटियों की स्थिति कितना आप अच्छा पाते हैं? ज़्यादातर देखने को मिलता है कि महिलाएँ पर अत्याचार हो रहा है और मैं उस मुद्दे को उठाने का कोशिश भी करती हूँ और करती भी हूँ, कि उनके लोगों को न्याय मिले। लेकिन ज़्यादातर जागरूक नहीं होने के कारण बहुत सारी बातें दब जाती है। वो बड़ा दुखद बात होता है, लेकिन हम पूरा कोशिश करते हैं परिवार के साथ मिलके कि उसको न्याय मिले। अभी आप लोग ज़्यादातर हॉस्टल है, आश्रम है, यहाँ पर भी जैसे वो बहुत सारी घटनाएँ घटी हैं और कुछ महिलाएँ जो छोटे बच्चे हैं उनको बाहर लेके गए और उनके साथ भी गलत हुआ। एकेडमी वगैरह का ऐसा बहुत सारी बातें आती रहती है, तो उस बातों को न्याय मिले, इसलिए मैं चाहूँगी भी और सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों से भी एक निवेदन है कि आप जब न्यूज़ चैनल चलाते हैं तो महिलाओं को जागरूक करने के लिए हमेशा आपके न्यूज़ चैनल में प्रयास रहे और मैं भी यही कोशिश करते रहती हूँ। जैसे मैं जाती हूँ तो अंदर-अंदर तो मैं महिलाओं को जागरूक करने के लिए, अभी आप देख रहे होंगे कि हर क्षेत्र में बतकम्मा चल रहा है। तो बतकम्मा
गौरी माता का पूजा होता है, तो गौरी माता का पूजा के लिए जो महिलाएं मेरे पास आते रहती हैं कि दीदी आपको हमारे साथ नाचना है, गाना है, तो मैं उनको यही बताती हूँ कि भीड़ का भीड़ आती है कि भाई नाचने के साथ साथ ना अपने बच्चों का भी ख्याल रखो, अपने परिवार का भी ख्याल रखो। जैसा गौरी माता पूरा तरीके से अपने पूरे परिवार के लिए समर्पित थी, वैसे ही आप लोगों को भी परिवार के साथ साथ गांव के लिए और अपने खास करके महिलाओं के लिए समर्पित होना जरूरी है। अच्छी चर्चा रही दीदी, लेकिन एक ऐसा ही सवाल है, चलो ये वाजिब सवाल भी बनता है, विधायक बनना चाहती है? अगर पार्टी हमें टिकट देती है तो बनेंगे विधायक, लोगों की सेवा करने का और बड़ा मौका मिलेगा। अभी तक पंचायत स्तर में मिल रहा था, अगर पार्टी हमको तय करती है तो महिला आरक्षण के रूप में, तो आई एग्री विथ यू। तो दीदी विधायक भी बनना चाहती है अगर पार्टी अवसर दे तो। खैर ये एक अलग सवाल था, लेकिन शक्ति उपासना का पर्व आज से प्रारंभ हो चुका है और एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। चूंकि नीना रावतेउद्दे जी जो जिला पंचायत सदस्य हैं, इनका एक लंबा संघर्ष रहा है राजनीति में। खासकर अगर मैं इस परिप्रेक्ष्य में बता दूं कि ये बस्तर के जो बीजापुर है जो जिला है, काफी संवेदनशील रहा है। इस जिले में वास्तव में राजनीति एक तलवार की धार पर चलने जैसी होती है। उसमें एक महिला का एक मुकाम तय करना, जिला पंचायत तक पहुंचना, तो एक बड़ी बात होती है। शख्सियत की तरह ही मैं आज इस रिपोर्ट को तैयार कर रहा हूं और आपके बीच नवरात्र पे ऐसे ही अलग अलग शख्सियत से आपको रूबरू कराऊंगा। मेरी ये छोटी सी रिपोर्ट रही, कैसी लगी लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब कर मुझे प्रेरित करें। धन्यवाद।